नमस्ते बच्चों, मैं आशुतोष अपने YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम बात करेंगे ऐसे युवा देशभक्तों की जिनको आज के ही दिन उन 3 महान क्रांतिकारियों को अंग्रेजी सरकार ने जैसे तैसे फांसी दे दी थी। वो थे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। 23 मार्च 1931 को मात्र 23 वर्ष कुछ महीने भर के युवा भगत सिंह को राजगुरु और सुखदेव के साथ जब लाहौर जेल में फांसी दी गई, एक बारगी पूरा देश जैसे हिल गया। स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहासकारों ने इस चीज को रेखांकित किया कि उन दिनों पूरे देश में भगत सिंह की लोकप्रियता किसी भी तरह गांधी जी से कम नहीं थी, शायद अधिक ही रही होगी। लेकिन भगत सिंह की जो लोकप्रिय छवि उन दिनों बनी या बनाई गई, वह अगले 4 दशक तक पूरे जनमानस पर एक बिंब की तरह जो है वो छाई रही। यह छवि थी एक वीर देशभक्त की, जो देश के सम्मान और स्वतंत्रता के लिए हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गया। इस छवि में जनमानस की जितनी भी श्रद्धा क्यों न रही हो, इससे भगत सिंह का वास्तविक जो पर्सनैलिटी, जो व्यक्तित्व था, वह धुंधला गया। और यह कुहासा, यह धुंध 1970 के बाद ही छंटनी शुरू हुई, जब आधुनिक भारत के इतिहासकार प्रोफेसर विपिन चंद्र ने भगत सिंह के लेख मैं नास्तिक क्यों हूँ की भूमिका में वीर भगत सिंह के साथ साथ उनको एक प्रखर चिंतक भगत सिंह का वास्तविक जो बिंब है उसको बाहर निकाला। भगत सिंह की छिटपुट रचनाएं तो पहले भी छपती रही थी, लेकिन 1986 में जगमोहन सिंह और चमन लाल, इन लोगों के द्वारा जो संपादित भगत सिंह और उनके साथियों के दस्तावेज, और 1994 में भूपेंद्र हुजा, उन्होंने भी एक संपादित की और लिखा कि एक शहीद की जेल नोटबुक, इनके प्रकाशन के बाद तो भगत सिंह के व्यक्तित्व का हर पहलू पूरे तौर पर साफ होकर सामने आया। हालांकि अजय घोष, शिव वर्मा, इन लोगों ने भगत सिंह के बारे में 1947 के बाद लगातार कुछ न कुछ लिखा, लेकिन ये जो कि भगत सिंह के साथी थे और भगत सिंह के क्रांतिकारी बौद्धिक संबंधी लेख लिखते रहे, लेकिन वे कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे, इसलिए उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया जितना कि दिया जाना चाहिए था। पर 1970 के आसपास प्रोफेसर विपिन चंद्रा ने जब भगत सिंह को भारत में समाजवादी चिंतन के संदर्भ में एक प्रखर चिंतक के रूप में सामने रखा, तो आधुनिक भारत के इतिहासकारों ने भगत सिंह की पारंपरिक छवि से थोड़ा ऊपर जाकर, थोड़ा बाहर जाकर, थोड़ा पार जाकर उनके व्यक्तित्व और जो लेखनी है उसका मूल्यांकन शुरू किया। हिंदी में हंसराज रहबर, मनमथनाथ गुप्त आदि की पुस्तकों का इस दिशा में अच्छा योगदान रहा। अंग्रेजी में अच्छी पुस्तकें आई, जैसे 1996 में A.G. नूरानी की पुस्तक भगत सिंह का मुकदमा प्रकाशित हुआ, और उसके बाद कुलदीप नैयर की पुस्तक शहीद भगत सिंह क्रांति के प्रयोग भी अंग्रेजी के साथ साथ कई भारतीय भाषाओं में धारावाहिक भी प्रकाशित हुए और चर्चा के केंद्र में रहे। अब यह बात प्रमाणित है कि भगत सिंह मार्क्सवादी विचारधारा से अनुप्राणित क्रांतिकारी थे। न सिर्फ वे क्रांतिकारी संगठनकर्ता और कार्यकर्ता ही थे, वे उच्च कोटि के चिंतक और लेखक भी थे। इन सब के साथ साथ या शायद इन सबसे बढ़कर वह बहुत ज़्यादा अदम्य और जिसको कल्पना नहीं की जा सकती है, अकल्पनीय नैतिक साहस के बोल सकते हैं साकार जो है वह प्रतिमूर्ति थे, प्रतिरूप थे। इस मामले में तुलना सिर्फ की जा सकती है तो सिर्फ सुकरात से की जा सकती है, संभव है। आधुनिक भारत का कोई भी और राजनीतिक नेता गांधी जी सहित उनके पारदर्शी नैतिक व्यक्तित्व के बराबर नहीं ठहरते। अप्रैल 1929 से
8 अप्रैल 1929 से 23 मार्च 1931 तक जेल में रहने के दौरान उनके व्यक्तित्व में बहुत सारे जो पहलू हैं उनके अपने लेखन और अदालत में जो कार्रवाई हुई उसके दौरान उभर कर सामने आ गए थे। इसी से धारणा बनती है कि जेल में रहने के दौरान भगत सिंह ने जो कुछ पढ़ा वह जेल की कठोर यंत्रणा या फिर अत्याचार वाली परिस्थितियों के चलते अद्भुत ही नहीं बल्कि असंभव है। उनका यह अध्ययन पढ़ाई लिखाई सिर्फ समय गुजारने का साधन नहीं था। इस पर गंभीरता से चिंतन मनन करते हुए उन्होंने 100 से अधिक पृष्ठों में नोट्स भी लिखे, टिप्पणियां की और साथ ही कुछ जरूरी अध्ययन लेखन संबंधी रूपरेखाएं बनाई। यह सब 1994 में प्रकाशित भगत सिंह की जेल नोटबुक के बाद सामने आ गया है। प्रोफेसर इरफान हबीब, प्रोफेसर सुमित सरकार आदि इतिहासकारों ने अब इस बात को रेखांकित किया है कि भगत सिंह के नेतृत्व में जो स्वतंत्रता संग्राम लड़ा जा रहा था वह महात्मा गांधी और कांग्रेस पार्टी के स्वतंत्रता आंदोलन के समानांतर लड़ा जाने वाला ऐसा क्रांतिकारी संघर्ष था जिसमें देश को केवल ब्रिटिश उपनिवेशवाद से मुक्त करवाना नहीं, सिर्फ यही लक्ष्य नहीं था कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद से मुक्ति दिलवाना, बल्कि यह ऐसा क्रांतिकारी संघर्ष था जिसका लक्ष्य उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद से मुक्त करवाकर भारत में ऐसी राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था बनाने की दूरगामी योजना थी जिनमें कोई भी मनुष्य गोरा या काला, देशी या विदेशी, किसी भारतीय जन का किसी भी स्तर पर आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो या सांस्कृतिक स्तर पर शोषण न कर सके। यह एक वर्ग शोषण मुक्त समाज बनाने का क्रांतिकारी संघर्ष था जिसमें विदेशी शोषकों के साथ साथ देशी शोषकों, बड़े जमींदारों, पूंजीपतियों उसके शोषण से मुक्ति या फिर खात्मा भी निश्चित थे। इसलिए राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं में महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय आदि से भगत सिंह की स्पष्ट असहमति थी। इसके बावजूद भगत सिंह और उनके साथी इन राष्ट्रीय नेताओं का बहुत सम्मान करते थे। लाला लाजपत राय को तो ये क्रांतिकारी सांप्रदायिक भावनाओं का शिकार मानते थे, लेकिन उन्हीं लालाजी लाजपत राय को जब ब्रिटिश शासकों ने लाठी बरसाकर शहीद कर डाला तो इसे राष्ट्रीय सम्मान पर चोट समझकर उन्होंने इसका बदला लाहौर में सॉन्डर्स की हत्या करके चुकाया। लाला लाजपत जी का देहांत 17 नवंबर 1928 को हो गया और एक महीने के भीतर जो ब्रिटिश पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स था जो लाला जी पर पुलिस लाठी चलवाने में शामिल था, उसकी हत्या दिन दहाड़े हत्या कर दी गई और सारे देश में पोस्टर चिपकाए गए कि लाला जी की हत्या का बदला ले लिया गया है। पर क्रांतिकारियों के इस कार्य की आम लोगों ने जी खोलकर प्रशंसा की और वे देखते देखते आम जनता में गांधी जी जितने ही या शायद उससे अधिक लोकप्रिय हो गए। राष्ट्रीय नेताओं द्वारा इसकी निंदा की गई। 1928 के आसपास देश का राजनीतिक परिदृश्य कैसा था, आइए देखते हैं एक झलक। इंडियन नेशनल कांग्रेस मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के स्वाधीनता संग्राम को नेतृत्व देने वाला केंद्रीय संगठन था जिसमें कई विचारों और धाराओं के लोग थे। देशी जमींदार भी थे, उसमें पूंजीपति भी थे, उदार विचारों के लोकतांत्रिक विचारों से प्रतिबद्ध लोग भी थे, कुछ मात्रा में सांप्रदायिक विचारों के लोग भी थे। एक तरफ महात्मा गांधी संगठन के बिना किसी पद के बहुत ज्यादा सम्मानित नेता थे और उनके विचार राष्ट्रवादी थे पर समाजवादी नहीं थे। दूसरी ओर जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण जैसे युवा समाजवादी विचारों से और रूस की 1917 की बोल्शेविक क्रांतियों से बौद्धिक रूप से प्रभावित थे।
तो सरदार पटेल जैसे राष्ट्रवादी बड़े जमींदार और पूंजीपतियों के हितों के प्रतिनिधि भी थे। दूसरा मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, आरएसएस आदि ऐसे संगठन थे जो हिंदू या मुस्लिम सांप्रदायिक दृष्टिकोण से भारतीय जनता को धर्म के आधार पर विभाजित कर उनमें सांप्रदायिक भावनाओं का विष बो रहे थे। ये संगठन अक्सर ब्रिटिश उपनिवेश और बड़े जमींदारों पूंजीपतियों से प्रश्रय पाते थे। तीसरा है देश के राजनीतिक जो परिदृश्य है उसमें तीसरी शक्ति समाज का क्रांतिकारी परिवर्तन चाहने वाली शक्तियों की थी। इनमें कम्युनिस्ट विचारों वाले संगठन, भगत सिंह और उनके साथियों के क्रांतिकारी संगठन, दलित शक्ति के नेता भीमराव अंबेडकर, दक्षिण में ईवी रामास्वामी नायकर, पेरियार जिनको बोला जाता है, के द्रविड़ संगठन आदि थे। इन सभी संगठनों का समान वैचारिक आधार था, भारतीय समाज का क्रांतिकारी रूपांतरण, जिसमें वर्ग हो, जाति हो, लिंग हो या धर्म हो, किसी भी आधार पर भेदभाव जो यदि होता है तो उसका खात्मा हो, उसकी समाप्ति हो और एक सामाजिक न्याय से प्रेरित समाज का नवनिर्माण हो। इस तीसरी शक्ति के लिए विदेशी उपनिवेशवादी शोषकों के साथ साथ देशी शोषक भी उतने ही बड़े दुश्मन थे जितने विदेशी शोषक। तीसरी शक्ति के संगठनों में परस्पर तालमेल बहुत कम था और तीसरी धारा में सही मायनों में लोकप्रियता मिली भगत सिंह को। एक तरफ से वे महात्मा गांधी के समकक्ष राजनीतिक व्यक्तित्व बनकर उभर रहे थे। भगत सिंह के प्रखर बौद्धिक क्रांतिकारी व्यक्तित्व के प्रति जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी कांग्रेसी के मन में भी तीव्र आकर्षण था भगत सिंह के प्रति। हालांकि डॉक्टर अंबेडकर भारतीय समाज में जाति के प्रश्न पर भगत सिंह के विचारों, जो कि अछूत का सवाल आदि से परिचित होते तो निश्चय ही इन क्रांतिकारियों से अपनी और दलितों की नियति जोड़ना बेहतर समझते। भगत सिंह के राजनीतिक विचारों और नैतिक रूप से अतुलनीय व्यक्तित्व से ब्रिटिश उपनिवेशवादी जो सबसे अधिक परिचित थे, वे उनके सामने यह बात साफ थी कि ब्रिटिश उपनिवेशवादियों के खिलाफ संघर्ष में दो रास्ते बिल्कुल साफ हैं। एक महात्मा गांधी का रास्ता और दूसरा भगत सिंह का रास्ता। दोनों का पूरा लेखन सामने आने के बाद अब देश के राष्ट्रीय आंदोलन का चरित्र पूरी तरह साफ है। एक रास्ता सुधारवादी था, व्यवस्था को बिना बदले गोरे से काले शासन में संक्रमण का। दूसरा रास्ता क्रांतिकारी था, उपनिवेशवादियों के साथ साथ देशी सामंतवाद और पूंजीवाद के नाश पर आधारित समतामूलक भारतीय समाज की पूरी व्यवस्था को बदलकर नवनिर्माण का। यह बात भी 1930 तक साफ हो चुकी थी कि भगत सिंह और उनके साथी आतंकवाद का रास्ता छोड़ चुके हैं। खुद भगत सिंह ने अपने लेखन में, अदालत में दिए बयानों में आतंकवाद की निंदा की, लेकिन भगत सिंह ने सिर्फ आतंकवाद को छोड़ा था, क्रांति को नहीं छोड़ा था। वे और भी अच्छे होकर के, सुदृढ़ होकर के क्रांतिकारी बन गए थे। इसी से उन्होंने अपना लेख मैं नास्तिक क्यों हूँ लिखा, जो 1930 में छपा। इसी में उन्होंने लाहौर के विद्यार्थियों और नवयुवकों के लिए क्रांतिकारी कार्यक्रम का आधारभूत जो डॉक्यूमेंटेशन है वह भी भेजा। A.G. नुरानी की पुस्तक भगत सिंह का मुकदमा, इससे कई और जो मिथक हैं वह भी टूट जाते हैं। कहा जाता रहा है कि ब्रिटिश कौम न्याय का सम्मान करने वाली कौम है और ब्रिटिश शासन में जो भी होता था, भले ही पुलिस आतंक और अत्याचार भी होता था, वह किसी न्यायिक प्रक्रिया द्वारा ही संचालित होता था। ब्रिटिश शासन में आज़ाद भारत की तरह झूठी पुलिस मुठभेड़ों में नहीं, अभियुक्त फांसी देकर मारे जाते थे। फांसी देने के लिए पूरी न्यायिक प्रक्रिया अपनाई जाती थी। ये सब बातें बोली जाती रही हैं, लेकिन A.G. नुरानी ने भगत सिंह के मुकदमे का उदाहरण दे करके यह साबित कर दिया है कि ब्रिटिश शासन में
अपनाई जाती जाने वाली जो तथाकथित प्रक्रिया कितनी ढोंगी, छलपूर्ण और सरासर धोखे पर आधारित प्रक्रिया थी। यह प्रक्रिया दिखावे को न्यायिक थी, दिखाने के लिए न्यायिक थी, लेकिन वास्तव में यहाँ व्यक्ति के साथ साथ न्यायिक प्रक्रिया की भी हत्या होती थी। जिस तरह जेल और अदालत में भगत सिंह और उनके साथियों के साथ सलूक होता था, साफ जाहिर है कि समकालीन भारत की पुलिस ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की अत्याचार की सुनहरी परंपराओं को और अधिक क्रूर बनाकर उनका सही वारिस होने की गवाही दे रही है। 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में सॉन्डर्स की हत्या के बाद भगत सिंह दुर्गा भाभी की मदद से लाहौर से साफ बच निकले थे। यदि वे 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली में बटुकेश्वर दत्त के साथ सेंट्रल असेंबली, जहां आज की संसद है, वहां बम फेंककर खुद को स्वेच्छा से गिरफ्तार नहीं करवाते तो वे फांसी से बच सकते थे। पर भगत सिंह कोई दूसरी ही मिट्टी के बने थे। उन्होंने स्वेच्छा से मृत्यु का वर्ण किया था, मतलब चयन किया था। इसलिए उन्होंने अपने केस के लिए किसी वकील को नियुक्त नहीं किया, सिर्फ कानूनी सलाहकार की ही मांग होने की, और अंत तक कानूनी सलाहकार की मदद से अपने मुकदमे उन्होंने खुद ही लड़े। भगत सिंह अपने लक्ष्य के प्रति बहुत सजग थे। उनका मानना था कि राजनीतिक पार्टियों को अपने मुकदमे खुद को बचाने के लिए नहीं, बल्कि अपने राजनीतिक लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए लड़ने चाहिए। राजनीतिक लोगों को अपनी जान से अधिक अपना राजनीतिक लक्ष्य प्रिय होना चाहिए। इसी सिद्धांत को मानते हुए भगत सिंह अपने केस से ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था और न्याय व्यवस्था की पोल पूरी दुनिया के सामने खोल के रख देना चाहते थे। इसका अंजाम उन्हें साफ तौर पर मालूम था और इसकी कीमत उन्हें अपने प्राण देकर चुकानी थी। 1929 में अपनी गिरफ्तारी के समय भगत सिंह की आयु 21 वर्ष से कुछ महीने ही अधिक थी। उस समय में ऐसी वैचारिक स्पष्टता और प्रतिबद्धता दुनिया में बहुत गिने चुने लोग हैं जिनमें मिलती है। भगत सिंह ने जो सोचा वही किया। उन पर 2 मुकदमे थे। असेंबली बॉम्ब कांड में उन्हें प्राणदंड नहीं मिला, लेकिन सॉन्डर्स हत्याकांड के लिए उन पर उनके 24 साथियों पर लाहौर षड्यंत्र का केस चलाया गया। यह केस शुरू में लाहौर की खास अदालत के जज राय साहब पंडित श्री कृष्ण की अदालत में चलाया गया, जहां 10 जुलाई 1929 को शिकायत की कॉपी दी गई। केस में 32 अभियुक्त थे, जिसमें 7 गवाह बन गए कि आपको माफी दी जाएगी, आप गवाह बन जाइए। 9 फरार थे और 16 को अदालत में पेश किया गया। उन पर सॉन्डर्स हत्या, क्रांति का षड्यंत्र करने, राज्य शासन के खिलाफ विद्रोह करने आदि का अभियोग उन पर लगाया गया। इस केस की चर्चा सेंट्रल असेंबली में हुई और 12 से 14 सितंबर 1929 को मोहम्मद अली जिन्ना ने इन नवयुवकों के साथ हो रहे अत्याचार और सरकार की बदनीति को उखाड़ने वाला भाषण दिया था। जेल और अदालत में इन युवा देशभक्त अभियुक्तों के साथ निरंतर अमानवीय अत्याचार, इसमें पूरी तरह मारपीट शामिल थे, किए गए। इन अत्याचारों के खिलाफ इन क्रांतिकारियों ने महीनों तक जेल में भूख हड़ताल, हंगर स्ट्राइक जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, किया, जिसमें बंगाल के युवा क्रांतिकारी जतेंद्र नाथ दास वो शहीद हो गए। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन ने अपनी तथाकथित न्यायप्रियता और कानून जो प्रक्रिया है उसका पूरा तरह से उसकी धज्जी उड़ाते हुए उस समय के ब्रिटिश वायसराय और गवर्नर इरविन के हस्ताक्षर से 1 मई 1930 को ब्रिटिश सरकार की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला से अध्यादेश जारी किया गया। 1930 के इस अध्यादेश नंबर 3 को भारत सरकार अधिनियम की धारा 72 के अंतर्गत जारी किया गया। इस अध्यादेश के जरिए हाई कोर्ट ने 3 जजों का विशेष ट्रिब्यूनल गठित किया, लेकिन इस ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ कहीं अपील नहीं की जा सकती थी। इस अध्यादेश
को मात्र 6 महीने के लिए मान्य किया गया था। इसके बाद इसकी स्वीकृति सेंट्रल असेंबली से लेनी जरूरी थी। गांधी के निकट मित्र माने जाने वाले इरविन ने इस अध्यादेश द्वारा भगत सिंह को हर सूरत में 6 महीने के भीतर फांसी की सजा सुनाने का पूरा इंतजाम कर लिया था। ट्रिब्यूनल द्वारा दी जाने वाली सजा की पुष्टि किसी हाईकोर्ट द्वारा कराने की जरूरत नहीं रखी गई थी। अध्यादेश द्वारा कोर्ट में अभियुक्त की उपस्थिति भी जरूरी नहीं समझी गई थी। जब फैसला सुनाया जाता है तो अभियुक्तों की उपस्थिति जरूरी होती है। किसी भी अभियुक्त पर इसकी गैर हाजिरी में जो चाहे इल्जाम लगाया जा सकता था। झूठी गवाहियां अभियुक्तों को फांसी के फंदे पर दिलवा करके ले जाया जा सकता था। लाहौर हाई कोर्ट, बार एसोसिएशन और देश के बहुत सारे प्रमुख वकीलों ने इस अध्यादेश को अनैतिक कहा, गैर कानूनी कहा और 5 मई 1930 से ट्रिब्यूनल ने शुरू की अपनी कार्रवाई, जो सुनवाई की है वह। ट्रिब्यूनल के भारतीय सदस्य जस्टिस आगा हैदर ने अभियुक्तों के साथ न्यायोचित व्यवहार करना चाहा तो जून 1930 को उन्हें ट्रिब्यूनल से हटा दिया गया। न्यायिक प्रक्रिया की हत्या करने वाले इस ट्रिब्यूनल ने 7 अक्टूबर 1930 को, यानी अपनी अवधि जब समाप्त होने वाले थे उससे ठीक 23 दिन पहले भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुना दी। खुद सरकारी वकील ने 600 से ऊपर गवाह से बहस करने या जिरह करने की अर्जी दी थी, लेकिन अध्यादेश की जो समय सीमा थी वह समाप्त होने की तारीख नज़दीक आ रही थी और इसके चलते मात्र 400 जो गवाह थे उनको उनकी ही गवाही ली गई। 200 से ज़्यादा जो गवाही है वह छोड़ दी गई। बाद में इंग्लैंड में डीएन प्रिट द्वारा प्रिवी काउंसिल में इस अध्यादेश के खिलाफ दी गई अपील ब्रिटिश औपनिवेशिक हितों के रक्षक बेंच द्वारा खारिज कर दी गई। इस बेंच में भारतीय जज दिनशामुल्ला भी शामिल थे और इस प्रकार ब्रिटेन ने अपनी तथाकथित जो न्यायप्रियता और कानून सम्मत शासन का छलपूर्ण जो ढोल पीटती थी उसका एक सरासर धोखाधड़ी से मुकदमे के बाद 23 मार्च 1931 को इन 3 युवा देशभक्तों को फांसी पर लटका दिया। इस मुकदमे के परिणाम से भगत सिंह पूरी तरह निश्चिंत थे। उन्हें पता था फांसी होगी, इसलिए पिता सरदार किशन सिंह द्वारा इस फैसले के खिलाफ अपील से वे बहुत दुखी हुए। ब्रिटिश गवर्नर जनरल को उन्होंने दरख्वास्त जरूर दी कि वे ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं, इसलिए युद्धबंदी है और इसलिए उनके साथ युद्धबंदियों जैसा व्यवहार करते हुए ब्रिटिश सरकार उन्हें सेना द्वारा गोलियों से उड़ाने का आदेश जारी करे। लेकिन कपटी ब्रिटिश शासक थे, उनके पास उस शक्ति के पास इतना नैतिक बल नहीं था, साहस नहीं था कि वह भगत सिंह की आंखों में आंख डालकर देख पाते। उसने तो अपनी ही बनाई परंपराओं की धज्जियां उड़ाते हुए सुबह की बजाय शाम 7 बजे ही इन देशभक्तों को फांसी पर लटका दिया और बहुत ही अमानवीय और असभ्य तरीके से उनकी लाशों का अंतिम संस्कार चोरी छिपे रात में ही कर दिया। 24 मार्च को भगत सिंह की बहन अमर कौर और दूसरे जो भी संबंधी और मित्र थे उन्होंने फिरोजपुर में हुसैनी वाला क्षेत्र से अधजली जो अस्थियां हैं उनको चुनकर इन शहीदों को अंतिम विदाई दी। भगत सिंह भले ही पूरे देश के जननायक बन गए थे, पर गांधी जी ने उनकी फांसी के बाद भी उनके शौर्य की निंदा की। इरविन के साथ अपनी बातचीत में इन देशभक्त युवकों को फांसी की सजा कम करवाना तो दूर की बात, ब्रिटिश शासन को परामर्श तक दिया कि इनकी फांसी के बाद की स्थितियों से कैसे निपटा जाए। अब ये सारे दस्तावेज प्रकाशित हैं और राष्ट्रीय अभिलेखागार में रखे हुए हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने इन नवयुवकों की प्रशंसा करते रहे, पर
इनमें से भी किसी ने इन नवयुवकों की सजा कम करवाने या इनकी अदालती कार्रवाई में कोई मदद नहीं की। सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब कांड में हालांकि किसी को चोट नहीं आई थी और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने अपना जो मकसद था बहरों को सुनने के लिए धमाकों की जरूरत होती है को स्पष्ट कर दिया था। फिर भी असेंबली में मदन मोहन मालवीय को छोड़ करके दूसरे कई राष्ट्रीय नेताओं ने इन युवकों की बढ़ चढ़कर निंदा की, इनकी भर्त्सना का प्रस्ताव पास किया गया। आज जब संसद जो है वहाँ भगत सिंह का चित्र लगाए जाने को लेकर के कुछ सांसद मांग कर रहे हैं, तो वाजिब तौर पर उन्हें पहले यह मांग करनी चाहिए थी कि सेंट्रल असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की भर्त्सना का प्रभाव रद्द किया जाए और उसे संसदीय कार्रवाई से खारिज किया जाए, क्योंकि बावजूद इसके कि भगत सिंह ये भारत 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र घोषित हो गया, भारत की संसद ब्रिटिश काल की सेंट्रल असेंबली की निरंतरता में ही चलती रही और आज तक संसद ने इस असेंबली से अपना नाता भी नहीं तोड़ा है और न ही उससे अलग अपना कोई अस्तित्व बनाया। यह भी अजीब है कि 50 से 52 साल में किसी सांसद ने यह मांग नहीं उठाई कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के खिलाफ केंद्रीय असेंबली का जो प्रस्ताव है वह रद्द किया जाए। भगत सिंह के जीवन और लेखन से यह साफ हुआ कि भगत सिंह और उनके विचारों की प्रासंगिकता आज 1930-31 से कहीं अधिक बढ़कर है। अब तो लगभग 70 वर्षों के तथाकथित भारतीय लोकतंत्र ने दिखा दिया है कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने जो व्यवस्था भारत में स्थापित की थी वही व्यवस्था कमोबेश उसी रूप में आज भी चल रही है। केवल दलितों को आरक्षण लाभ डॉक्टर अंबेडकर के प्रयासों से अवश्य मिला, अदर नहीं तो आर्थिक स्तर पर, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर ब्रिटिश उपनिवेशवादियों द्वारा जो स्थापित नीतियां थीं फिर उभर कर सामने आई हैं। जवाहरलाल नेहरू ने अपने शासनकाल में जरूर कुछ लोकतंत्रीय प्रणाली की और कुछ आर्थिक राजनीतिक स्वतंत्रता हासिल करने की कोशिश की, जो 1980 के बाद और फिर 1951 के बाद पूरी तरह अमेरिकी साम्राज्यवाद के हाथों गिरवी रख दी गई है। जनसंघियों, हिंदू महासभा के लोगों और आरएसएस से प्रभावित लोगों ने 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या इसलिए कर दी थी कि वे पाकिस्तान को उसके हिस्से का 55 करोड़ रुपये देने की वाजिब मांग कर रहे थे। आज इन्हीं हिंदुत्ववादी शक्तियों द्वारा शासित भारत किसी प्रकार पूरे देश की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अस्मिता अमेरिकी और पश्चिमी साम्राज्यवाद के सामने गिरवी रख चुका है। आज भी कितने हजार करोड़ रुपये का विदेशी ऋण है, ये डाटा हालांकि रोज बदलता रहता है और सही बताना भी मुश्किल है। भगत सिंह की विचारधारा खुद कई लोगों को सत्ता में जो अभी हैं उनको चुभती है। तो जब कुलदीप नैयर की किताब भगत सिंह क्रांति के प्रयोग का विमोचन हो रहा था तो उन्होंने अपनी जो अभिव्यक्ति थी वह व्यक्त कर दी कि भगत सिंह के बारे में वो बहुत ज़्यादा नहीं सोचते हैं। तो कुलदीप नैयर ने सही कहा कि वे इतिहास को नहीं बदल सकते, पर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का पूरा जोर इतिहास और भारतीय समाज दोनों को अपनी मनचाही दिशा में बदलने की ओर लगा है। इस दिशा में भगत सिंह और उनकी विचारधारा भी एक रूढ़ा है। शायद इसीलिए सरकार ने भगत सिंह के शहीद दिन 23 मार्च के अवसर पर नव साम्राज्यवाद के जो प्रतिनिधि हैं उन लोगों को बुलाया और बुलाया जाता है। अब भगत सिंह को याद नहीं किया जाएगा, उनकी देशभक्ति और देश की जनता के जीवन को बदलने की उनकी प्रतिबद्धता पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के नए चमक दमक वाले संस्करण
की राष्ट्रीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद द्वारा उनके शुद्ध भारतीय रूप में आरती उतारी जाएगी। और टेलीविज़न भगत सिंह को एक कॉमिक्स में भले ही बदल दे, स्कूल के अधिकांश बच्चों को ये पता नहीं होगा कि भगत सिंह कौन थे। भगत सिंह की ज़रूरत आज यदि किसी को है तो इस देश की वास्तविक तीसरी शक्ति यानी दलितों, मेहनत कशों और नवयुवकों को है। लेकिन यह शक्ति कब और कैसे एकजुट होकर संगठित होगी, यह कहना मुश्किल है। तो बच्चों, ये था आज का यह वीडियो। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।